Friends, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 4 chemical kinetics and molecular structure class 11th. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टूडेंट्स. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज चैप्टर 4 क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, आप इसमें जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके के बॉन्डेड और किस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं और इसके अलावा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और ऐसी कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे. सो फर्स्ट लाइन स्टडी करते हैं. केमिकल साइंटिस्ट आर कंटिन्यूसली or constantly discovering new compounds, orderly arranging the facts about them, trying to explain with the existing knowledge, arranging to modify the earlier views or evolve theories for explaining the new observed fact. So students, you know very well that matter is made up of one or different type of elements under normal conditions, or no other element exists as an independent atom in nature. स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो थ्योरी है जो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी, तो केमिकल बॉन्ड क्या है पहले वो समझ लीजिए. केमिकल बॉन्ड एक अपने आप में अट्रैक्टिव फोर्स है जो बहुत तरह के अपने अलग अलग एलिमेंट्स, एटम्स, आयंस को एक दूसरे के साथ अटैच करता है. इट मीन्स द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constants like atoms, ions, etc. together in different chemical species is called chemical bond. Students, chemical bond में सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी लॉसेल लुइस ने. कॉसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग. चलिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं जो कॉसेल और लुइस ने दी थी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बताया जो हमारे आसपास कंपाउंड्स होते हैं उन सब कंपाउंड्स में एनर्जी रहती है. लाइक यदि हम एक एप्पल का एग्जांपल लें जिसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, उनमें उन्होंने बताया था कि ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है. इसका मतलब एवरी सिस्टम टेंड्स टू अटेंड स्टेबिलिटी टू अनदर एटम. सो एटम कैसे लोएस्ट एनर्जी और कैसे एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज पे बात करेंगे. लुइस ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था, लाइक फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं. सो लुइस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स. तो केमिकल, जैसे कि आप ग्रेफाइट का एग्जांपल देख सकते हैं, एटम एक अपने आप में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है. जैसे कि वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं, मेथेन का एग्जांपल ले सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में आपके प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिनमें कि नोबल गैस ऐसी हैं जो बस रिएक्शन नहीं करती हैं. बाकी दूसरे कंपाउंड्स अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के लिए पूरी पीरियोडिक के एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप एक क्या करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी फ्रेम करना चाहते हो. लाइक एटम्स हो, उसमें एनर्जी हो, लेस स्टेबल हो, तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, एनर्जी कम हो जाएगी बट वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे. और ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा. चाहे उनकी एनर्जी कम हो जाए बट वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. जैसे आपको पता है कि यदि दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी एनर्जी कम ही क्यों ना, पर वो दो लोग जुड़ गए तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, उनके बीच में एक स्ट्रांगनेस बॉन्ड बन गई, तो वो एक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करते हैं. स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की. तो देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है या उन इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करेगा. और स्टेबिलिटी वो अचीव करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह. अब आगे बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल से लेके चलते हैं. लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन. या तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके अपनी ऑर्बिटल को स्टेबल कन्वर्ट कर ले. तो ये स्टेबिलिटी मेन जो फोकस है केमिकल बॉन्डिंग का वो है स्टेबिलिटी अचीव करना. जैसे ये नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में देख सकते हैं. तो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन क्या है, डिप्लेट फॉर्म करता है. ऑक्सीजन जो है वो भी ऑक्टेट फाइंड आउट करता है. सो ईच ऑफ द 4 क्लोरीन एटम अलोंग विद द एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड. जैसे ये वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ले सकते हैं. तो उस चीज को लुइस ने अपने सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया. लुइस और कॉसेल ने इस लॉ को दिया था. देखिए, लुइस ने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे और कॉसेल ने. वन बाय वन उन पोस्टुलेट्स और फैक्ट की बात करेंगे. First one, in the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by the noble gases. देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है
और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एल्कली मेटल्स। इस चीज पर बेस उन्होंने कहा, इस चीज को भी आप पढ़ते रहिएगा। एवरी एटम ट्राइज टू अटेन ऑक्टेट इन इट्स बैलेंस सेल बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ी थी कि कहीं ना कहीं बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो वो ऑक्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, डोनेट करे या शेयर करे एक दूसरे के साथ। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जबकि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा और इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि वो आयन्स में बदल जाएंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आयन हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव आयन हो गया। इस तरीके से वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा और उसको लिस्ट सिंबल्स में देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी चीज देख लीजिए आप यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत पढ़ना है आपको। दूसरी बात करते हैं, दूसरा फैक्ट था द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फॉर्म अ हेलोजन एटम and a positive ion form an alkali metal is associated with the gain and the lose of an electron by the respective atoms। तो उसमें क्या है, वो जो भी हेलोजन है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, वहीं पर एल्कली मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी कैटायन बनाते हैं। और इसी के साथ वो एक दूसरे से अट्रैक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हेलोजन को चाहिए उतने एल्कली मेटल से पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ग्रुप में आप देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं कार्बन तक, फिर आगे उसमें जो होगा वो ग्रुप बी यानी 8- में से नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 4 तक तो आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही ग्रुप बैलेंस कहला देंगे। आगे बात करते हैं आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेनी है, जहां पर आपकी जो टर्म्स है वो क्या है। देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन वाज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। द इलेक्ट्रोवैलेंस इज थस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयंस। जैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में आपको पता है कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो क्लोरीन को दे सकता है या किसी और एलिमेंट्स को दे सकता है। तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रो बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज कौशल ने अपने पोस्टुलेट्स में कहा था कि किसी भी चीज को वो ऑक्टेट में कन्वर्ट करेगा। और ऑक्टेट रूल दिया था लुइस और कौशल ने 1916 में डेवलप किया था एक इंपॉर्टेंट थ्योरी से, जिसे बोलते हैं हम केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइंड आइदर बाय ट्रांसफर of balanced electron from one atom to another, gaining or losing, or by sharing of balanced electron in order to have an octet in their balance cell. This is known as octet rule। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर करेगा, शेयर करेगा, गेन करेगा और उसके बाद वो ऑक्टेट अचीव करेगा बैलेंस सेल में, और इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैटायन आ गया, और वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पर क्या आ गया, आपका वहां माइनस आ गया चार्ज, यानी एनायन बन गया। तो इसी ऑक्टेट रूल को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। लुइस और कौशल की जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सोडियम ने नियोन का और क्लोरीन ने आर्गन का एटमॉस्फेयर अचीव कर लिया। देखिए किस तरीके से अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है अपने आप में ये, क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रोटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को अट्रैक्शन दे रहे हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंस है अपने आप में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें। बहुत ध्यान से इसे पढ़ते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। पोटेशियम क्लोराइड के लिए देख लीजिए फॉर्मेशन कैसा पोटेशियम क्लोराइड करता है। कैल्शियम क्लोराइड को देख लीजिए, कैल्शियम के पास 2 चार्ज होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के लिए देख लीजिए। तो लुइस कौशल ने और आपका इन दोनों ने एक थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन किया। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए की फैक्टर, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन, अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस इन द आयनिक सॉलिड्स। तो ये अपने आप में क्या है, आयनिक बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स हैं, की फैक्टर्स हैं। एज ऑफ कैटायंस के लिए देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड में फॉर्मेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है। वहीं कैटायंस के लिए देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सोडियम आयन में, वहीं क्लोरीन क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या है, अपने आप में आयनाइजेशन थेरेपी है। तो वहां पर वो आर्गन की तरह अचीवमेंट दिखा रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन
गेन करता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए क्लोरीन पर आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिख रहा है आपको किस तरीके से रिपल्सन है इन दोनों का आपस में। तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे इफेक्ट करती है आयनिक बॉन्ड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मेटल है, इसके पास एनर्जी उसे दी गई, तब उसने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करा, छोड़ दिया वहां पर, और वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। तो ये डेल्टा IH0 क्या चीज है यहाँ पर, ये चीज देखेंगे। फिर दूसरा कोई एलिमेंट आया, उसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, उस पर नेगेटिव चार्ज लगी, तो डेल्टा EgH0 क्या चीज है वो भी समझिए। और ये कंप्लीट रिएक्शन M+Y- इज M+Y-। तो ये एनर्जी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट तो नहीं करते, पर ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। देख रहे हैं आपको ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म करता है। सोडियम देखिए छोटे हैं कैटायन, आपको पता होना चाहिए कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है और एनायन का साइज हमेशा ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये चीज आपको समझनी है वहां पर। देखिए कैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, हर मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ आपने तो दिख रहा होगा आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है सोडियम क्लोराइड। तो डिफरेंट कैटायनिक आयनिक क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं अलग अलग। देखिए ये मॉलिक्यूल्स आए, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बॉम्ब बना लिया और एनर्जी अपने पास से कलेक्ट कर ली, तो ये लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनाया उन्होंने। सो दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, डेल्टा EgH0 प्लस डेल्टा IH0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो भी एनर्जी स्पेंड हुई, चाहे वो एब्जॉर्ब करी चाहे वो रिलीज करी, वो इक्वल होनी चाहिए, तभी वो अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। डेल्टा IH0 की वैल्यू देख लीजिए प्लस 495.8, वहीं डेल्टा EgH0 माइनस 348.7। तो कुछ एनर्जी इसमें आपकी रिलीज हुई, वो रिलीज हुई 147.1 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी वहां पर सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन पर मिलेगी। डेल्टा लैटिस H0 की वैल्यू देख लीजिए, ओवरऑल एनर्जी रिलीज कितनी रिलीज हुई 495.8 किलो जूल प्लस माइनस 448.7 माइनस 4788। तो ये आपकी एनर्जी हो गई यहाँ पर, ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रही है। और स्टेबिलिटी, एक मोर स्टेबल कंपाउंड दे रहा है सोडियम क्लोराइड। छोटे वाले येलो वाले सोडियम है, ग्रीन वाले जो है वो क्लोरीन बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें डेल्टा लैटिस H0 की वैल्यू प्लस 788 किलो जूल पर मोल है। जब आप उसे आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये डेल्टा लैटिस H0 की वैल्यू है प्लस 788 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी इसे मिलेगी। तो ये एलिमेंट जो होंगे आपके अलग अलग हो जाएंगे, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। दिख रहा है स्टूडेंट। उसके बाद लैंगब्यूर ने अपनी थ्योरी दी नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड की। उन्होंने एक्सप्लेन किया जो आपके लुईस पोस्टुलेट्स थे उसमें कुछ एबेंडेंस रिप्रेजेंट की। जब इलेक्ट्रॉन उसके बाद डोनेट नहीं होते तो वो क्या करता है, आपस में शेयर करता है। ठीक है, तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जैसे ड्यूप्लेट हाइड्रोजन में रिप्रेजेंट होता है। क्लोरीन अपना क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और उन्होंने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सहारा लिया एक्सप्लेन करने की। उन्होंने बताया कि यदि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन हो रहा है, द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उन्होंने ये कुछ कंडीशंस दी, उस चीज को समझ लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड को 4 कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल बाय राइटिंग लुईस स्ट्रक्चर, देखिए किस तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल लुईस रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला उन्होंने ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। दूसरा, ईच कंबाइनिंग एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। थर्ड, उन्होंने बताया द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट वन, थर्स इन वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट। अब देखिए यहाँ पर मीथेन के लिए देख लीजिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर समझते चलना है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी कर रहा है तो वहां पर डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। अभी 1 बाय 1 एक एक करके बात करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड भी बात करेंगे, जहां पर 3 से ज्यादा बॉन्ड आपस में शेयरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया ऑक्सीजन ने, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करी तो एक के पास 10 हो गए, दूसरे के पास भी 10। इस तरीके से नियोन ने स्ट्रक्चर ऑक्सीडेट कन्वर्ट कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर नाइट्रोजन गैस की बात करें, 3-3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं नाइट्रोजन, तो ये भी अपने आप में एक ऑक्टेट फॉर्म कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे वहां पर, 3 ही नाइट्रोजन दूसरे वाले की पेयरिंग करेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का वहां पर स्ट्रक्चर है। एक तरीके से 3-3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड।
दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग डबल बॉन्ड. लुईस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स. अब सिंपल मॉलिक्यूल्स को कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया गया. द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल. अब रूल देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंट ऑक्टेट के लिए. द एटम विल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड अदर एटम विल बी प्लेस्ड एट द अनदर साइड्स. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन जो है बीच में बैठा हुआ है. काउंट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. पहले हम देख लेंगे बॉन्डिंग कितनी चाहिए. इन केस ऑफ एनायन और कैटायन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज एंड वन इलेक्ट्रॉन टू द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज सब्सट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द बैलेंस सेल. It is always better to know the symbol for the respective bonded atom of the combining atom while you have to guess the skeletal structure of the molecule. ये एक skeletal structure कहलाता है जो बॉन्डिंग में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये बॉन्ड देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किस तरीके से बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शो करेगा उतने ही हम बॉन्ड बनाएंगे. ईच एटम शुड अटेन ऑक्टेट इन इट्स बैलेंस सेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब ऑक्टेट बनाएंगे. तो देखिए कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं कार्बोनेट आयन का, वो देख लीजिए. कार्बोनेट आयन में कैसे हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ये आपकी बुक में भी देखें. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, कार्बोनेट आयन और नाइट्रिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए. इंपॉर्टेंट होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना, जरूर पूछा जाता है. देखिए कार्बोनेट में देखिए टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 आप गिन सकते हैं. वहां पर दो दो बॉन्ड के बॉन्डिंग आप देख रहे हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनेट आयन, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 22 होगा टोटल कार्बोनेट आयन में. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है. और लेस आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा. यहाँ पर जो है कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. उसके बाद बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की. देखिए इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए. बॉन्डिंग गिनने की बात तरीका भी देख लीजिए. भाई दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है हर तरफ. देखिए किस तरीके से बॉन्डिंग बन रही है. वहां पर डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड. अब ये देख लीजिए आप अमोनियम आयन के लिए देख लीजिए NH4+ के लिए कैसे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे. भाई नाइट्रोजन पे 5, हाइड्रोजन पे 4 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा अमोनियम आयन पे वो भी देख लीजिए. NH4+ पे भाई टोटल होगा 9. 1 × 5 + 4 × 1 9 हो गए. अब टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अमोनियम आयन रह जाएंगे 9 - 1 8 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है उस पर. दिख रहा है आपको. सबके साथ सिंगल बॉन्डिंग होगी. दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर रहा है. दिख रहा है इस तरीके से आपको. टोटल होगा 8. वैसे 9 बैठते हैं पर एक माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का चार्ज है उस पर. अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज क्या होता है. मोनो एटॉमिक आयंस पर रिप्रेजेंट करता है. फॉर्मल चार्ज ऑफ और ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम फॉर्मल चार्ज अचीव करते हैं. फॉर्मल चार्ज क्या होता है इस चीज को भी समझ लीजिए. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जनरली जो उनकी एक्चुअल शेप होती है उस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं. जैसे ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. फॉर्मल चार्ज कैसे अचीव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए. जैसे ओजोन के लिए देख लीजिए. ओजोन में आप बताएंगे कैसे. तो सबसे पहले हम अलग अलग चीज निकाल लेंगे. जैसे सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मार्क कितना कर रहा है, एंड ऑक्सीजन एटम कितने मार्क कर रहा है, एंड ऑक्सीजन एटम मार्क कर रहा है थर्ड वाला कितना. तो जो फॉर्मल चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा वो चीज भी देख लीजिएगा आप. अब में ओजोन की बात करें तो वहां पर फॉर्मल चार्ज जो रहेगा सेंट्रल एटम पर देख लीजिए वहां पर +1 0 और -1 रहेगा ऑक्सीजन पर. ठीक है स्टूडेंट्स. नॉर्मली जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन with the smallest formal charge on the atoms. The formal charge is a factor based on a pure covalent view of bonding in which electron pairs are shared equally by neighboring atoms. बात करेंगे नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या है उस चीज को समझ लीजिए. लिमिटेशन क्या है आपके ऑक्टेट रूल या लुईस रूल की. तो ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एटम्स. ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज कंट्रैक्टेड ऑक्टेट. जैसे कि हम बेरिलियम की बात कर सकते हैं तो बेरिलियम पर क्या है आपके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे. तो वहीं लिथियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं वहां भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे. तो वहीं आप बोरोन ट्राइक्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं वहां पर भी नहीं बनेंगे. इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं. सो दीज आर द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम. दूसरा बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की बात करें तो वहां पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट रिप्रेजेंट होती है. फास्फोरस हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड.
और सल्फर हेक्साक्लोराइड। इसमें बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा है, 10-12 इलेक्ट्रॉन है। और वहीं सल्फ्यूरिक एसिड की भी बात करें H2SO4 की, तो वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं। जीनोन का देख सकते हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड है, जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड है। तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो ज्यादा है। सो दिस इज द ड्रॉबैक्स। Lewis theory doesn't explain about the shape of the molecules. It can't explain about the relative stability of the molecules as well as the energy of the balance cell. कि उन्होंने कैसे स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, जिसकी हम बात कर रहे थे, लुइस ने एक्सप्लेन किया था इसे। तो ये ऑक्टेट की कुछ ड्रॉबैक्स थे जिन्हें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पूछा जाता है, ऑक्टेट थ्योरी नहीं पूछी जाती है, उसकी ड्रॉबैक्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए आयनिक और जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वहां पर किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है उसका। देखिए कार्बन के लिए देख लीजिए, कार्बन पे आपके चार्ज होता है, -4 +4 दोनों ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कंडीशन कही। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्रीमियरली डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इन द सॉलिड, दैट इज द लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उन्होंने सल्फेट आयन को रिप्रेजेंट किया और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, डेल्टा EgH क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट्स गेन एन एटम। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है गैस में, वो बात करते हैं। कार्बोनेट आयन के लिए देखिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 22, अभी हमने बात की थी, बताया भी था आपको। टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वो 24 होते हैं, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर 22 + 2 = 24 हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपेरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एलिमेंट विद कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां पर जो उसकी वैल्यूज होती है एंथैल्पी की वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में ऐसा कुछ ज्यादा होता है क्योंकि वो अपने आप एक क्रिस्टलाइन थ्योरी में रहते, 3 डायमेंशनल शेप अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं कैटायन और एनायन की। एग्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम, देखिए यहाँ पर 2 पेयर हैं, वहीं बोरोन ट्राइफ्लोराइड में 3 पेयर हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से बोलते हैं हम, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, 10 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है इनका। ये जीनोन फ्लोराइड है, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, स्टेबिलिटी होने पर भी ये आपका फॉर्म कर रहा है वहां पर। तो ये चीज आपको समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। दिख रहा है आपको, टोटल 6 है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, फुल ऑक्टेट ऑफ F एटम। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, देखिए उसका चार्ज किस तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड, वहां भी देखिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कितनी हो रही है वहां पर। भाई आपका 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन उधर, पेयरिंग हो रही है। बट यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तब कैसा होगा, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। भाई हाइड्रोजन जुड़ गया, आप देखिए यहाँ पर HCOOH के लिए है ये, किस तरीके से चार्जिंग फॉर्म्ड होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना भी देख लीजिए HCOOH में। तो Na क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, और NLP क्या है, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। NBP क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, BP बॉन्ड पेयर, LP लॉन पेयर। ठीक है, A एटम पर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो गई वहां पर कितने हो गए, 5 - 2 - 3 = 0 हो गया। फॉर्मल चार्ज कितना, 0। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें या फ्लोरीन के लिए बात करें तब देखिए फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उसके बाद लैंगम्यूर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उस चीज को भी देख लीजिए कि बॉन्डिंग जो होगी वहां पर एटम्स के बीच में, जैसे कि आपका CH4 के लिए देख लीजिए, मीथेन के लिए, तो ये कार्बन एटम है बीच वाला, बाकी तीनों हाइड्रोजन है। इस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है वहां पर, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है कार्बन पे वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरीके से वहां पर H2O की बॉन्डिंग देख लीजिए। भाई ऑक्सीजन पे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 6 उसके बाद पहले से ही 2 हाइड्रोजन से मिलकर 8 हो गए वहां पर। तो H2O अपने आप में एक स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर दी। जबकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वहां पर, तभी तो स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है। फ्लोरीन आयन के लिए देख लीजिए 7-7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डिंग आपस में शेयरिंग कर लेंगे, पर उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी वैल्यू होती है 4। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है,
बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे तो देखिए बॉन्ड पैरामीटर्स किस पर डिपेंड करते हैं, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, इसके अलावा बॉन्ड एंगल है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, चार चीजें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, ये चार चीजों की बात करें। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम एंड द अनदर एटम, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है तो वो दोनों रेडियस की हाफ बॉन्ड लेंथ कहलाएगी वहां पर। बॉन्ड लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट न्यूक्लियस एटम एंड द सेकेंड न्यूक्लियस एटम डिवाइड बाय 2, ये बॉन्ड लेंथ का हाफ जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। आपको दिख रहा है वंडर वॉल रेडियस, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं तो वो वंडर वॉल ने एक्सप्लेन की थी। नॉर्मली वंडर वॉल रेडियस जो रहता है, वंडर वॉल फोर्स तो बहुत वीक होता है पर उसकी रेडियस वही डिस्टेंस होती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन से कैलकुलेट की जा सकती है, फाइंड आउट की जा सकती है कि कितनी बॉन्ड लेंथ है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। जैसे कि आप ईथेन में देख सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग, इथिलीन में देख सकते हैं 1.33 एंगस्ट्रॉन्ग, एसिटिलीन में देख सकते हैं 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग। सो दैट वैल्यू यू जस्ट टू लर्न व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन कार्बन में कैटनाइजेशन प्रॉपर्टीज डिपेंड हो सकती है। और अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो रहे हैं वो उसकी बॉन्ड लेंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 by 1 करके बात कर चलेगा। इसी बीच में एक टर्म और मैं लूंगा भी, देखिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। वहां पर दिख रहा है आपको कितना इलेक्ट्रॉन वहां पर शेयरिंग कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही उसके बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा, मीथेन के लिए भी, सॉरी ईथेन के लिए, इथिलीन के लिए, इथाइलिन के लिए। अब एक चीज ध्यान समझ लीजिए, एक डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, लैटिस एंथैल्पी नोट कर लीजिएगा। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कांस्टेंट आयंस। और जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, लैटिस एंथैल्पी अभी मैंने बताई थी 788 किलो जूल पर मोल होती है उसकी। इसका मतलब क्या है कि जब यदि आप उसका बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे, सेपरेट करना चाहेंगे वन मॉलिक्यूल, तो 788 किलो जूल आपको एनर्जी चाहिए 1 मोल सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए सोडियम आयन और क्लोराइन आयन में। अब आगे बात करते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 एंगल्स, जो भी सेंटर एटम के बीच में एंगल है, जैसे 109.28 डिग्री है मीथेन में, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर्टीज में 90 डिग्री एंगल, लीनियर में 180 डिग्री एंगल। ये हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल कितना है। देख रहे स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो रिक्वायर्ड एनर्जी अमाउंट जो किसी भी एक एटम को दूसरे एटम से बॉन्ड ब्रेक करने में चाहिए होती है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंथैल्पी वो एनर्जी अमाउंट होती है जो किसी भी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट करने में चाहिए होती है। ठीक है, इट मींस एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी वहां पर चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं वैल्यूज को, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन की देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट करते चलिएगा आपसे। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करना है। लुईस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट आयन, देखिए ये रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको ओजोन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जनरल इफेक्ट हैं। अभी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए एक स्ट्रक्चर जब एक से ज्यादा टाइप की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ, एक्सपेक्टेड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपने आप में क्या है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जब 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अनुनाद कहते हैं, अनुनाद का मतलब क्या, वेरिएशन रिप्रेजेंट करना। तो वहां पर क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है वो एवरेज ली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी है, डबल बॉन्ड पर कितनी है, बट उसकी जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर कुछ डिफरेंट रहेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2। तो रेजोनेंस क्या हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कांट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, position of nuclei bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the conical structure of the hybrid which describe the molecules accurately। वही हमारे रेजोनेंस रहते हैं जो एक सिंगल टाइप से रिप्रेजेंट ना कर कॉनिकल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ये अपनी कुछ अलग अलग सेपरेट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉनिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो। इसे हमेशा डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर।
जैसे इसके में एग्जांपल है कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं. सो रेजोनेंस स्टेबलाइज the molecules as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of a single conical structure, and resonance average the bond characteristics as a whole. So the energy of the ozone resonance hybrid is lower than either of the two conical form first and second. जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि कार्बोनेट आयन 3 तरह के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेंस में, दिख रहा है आपको यहाँ पर. तो यहाँ पर किसी न किसी एक की सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी देख सकते हैं आप, यहां पर 121 पिकोमीटर, वहां पर 110 पिकोमीटर. तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेनी है. बॉन्ड लेंथ यदि आप जनरल एवरेज की बात करें 115 पिकोमीटर रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की. नाइट्रेट आयन के लिए लेते हैं, नाइट्रेट आयन में भी आपको एवरेज ही बॉन्ड लेंथ आपको लर्न करनी है. ये चीज एवरेज बॉन्ड लेंथ को ही इफेक्ट करती है. ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी वीडियो बहुत बड़ी है बट अगली वीडियो आपको मिलेगी. यहां पर हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फिनिश करने के बाद. इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा. रेजोनेंस स्टेबलिश द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन वन ऑफ द कॉनिकल स्ट्रक्चर. केवल एक की सबसे ज्यादा रहेगी, बाकी सबकी लेस रहेगी. ये ओजोन का, ये नाइट्रेट आयन, अभी हमने बात करी थी इनके स्ट्रक्चर की. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली. गुड बाय स्टूडेंट्स. यहाँ आपकी चैप्टर 4 की एक वीडियो पूरी हो गई, क्लास 11. एक वीडियो और मिलेगी आपको, उसमें आपको चैप्टर का बाकी और डिटेल जो भी डिस्क्रिप्शन था उसकी बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.